जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जैसे ही सूहा अंदर दाखिल हुई मैंने जल्दी से बिस्तर इकट्ठा कर दिया। अपने हवास पर काबू पाते हुए सूहा को देखने लगे। हुमा बोली, आपने अब भी सोई रहना था, खुल गई तेरी आँख? तो सोबा बोली, जी मेरी खुल गई, तुम्हारी नहीं खुली? तो हुमा उसे देखने लगी। उसकी तवज्जो ज़मीन पर पड़े हुए सफ़ेद पानी पर थी जिसे बकरी सूंघ रही थी। तब सूहा बोली, आप लोगों ने बाड़े का दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा था? मैं बोला, वो बकरियां बाहर जाती हैं इसलिए डोर लॉक किया था। मगर तुम क्यों इंक्वायरी कर रही हो? वो मेरी तरफ बड़े गुस्से से देखते हुए बोली, वैसे बकरियां कभी बाड़े से बाहर गई नहीं हैं और जानवर बड़े ही सियाने होते हैं, वो सारी मस्तियां बाड़े में ही करती हैं। उसने अपनी उंगलियों को अपनी नाक से सूंघा और फिर वो हुमा की तरफ इशारा करते हुए बोली, वैसे ये महक जानी पहचानी सी है क्यों हुमा बाजी? आज खैरियत तो थी? सुबह सवेरे अपने भाई को बाड़े में ले आई, मुझे जगाया होता। मैं भी बहुत कुछ जानती हूँ। उसने हमारी चोरी पकड़ ली थी, अब मकर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने बोला, ये क्या बकवास है सोबा, तुम ये क्या कह रही हो? तो उसने हुमा की शलवार की तरफ इशारा करते हुए बोला, अच्छा तो मैं बकवास कर रही हूँ, और वो क्या है? मैंने देखा तो दंग रह गया क्योंकि हुमा की शलवार गीली हो चुकी थी। हमारे उड़े हुए रंग और हुमा को देखते हुए सोबा बोली, मुझको राना जी माफ़ करना, गलती हमारे से हो गई। वो बहुत कमीनी थी। वो बोली, तुम दोनों जो भी कर रहे थे सच सच बता दो वरना मैं मम्मा को बता दूंगी। सोबा ने जब अपने गुस्से को जाहिर किया और मम्मा को बताने की धमकी दी तो हुमा बोली, नहीं सोबा, तुम मम्मा को कुछ भी नहीं बताओगी, तुम पागल थोड़ी हो, मैं बताती हूँ। तो सोबा बिस्तर खोलकर बैठ गई और गाना गाते हुए बोली, बांध दिया सजना लमिया ने राता, दिन प्यार दे माही वे, सानू भूल न जावे। मुझे तो उस रात भी शक था जिस रात तुम दोनों ज़ैब की सालगिरह पर रात उसके घर गए थे। तब तुम दोनों मियाँ बीवी की तरह खिसर फुसर कर रहे थे। इसी दिन ही मुझे दाल में कुछ काला काला लगा। सोबा, मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हुए उसे चुप करवा दिया और वो रोने लगी। मैंने कहा, उस दिन हम सालगिरह विश करते गए थे और तुम जो कुछ सदफ के साथ करती रही हो वो भी मुझे मालूम है। तो सोबा रोते हुए, मैंने क्या किया है सदफ के साथ? आप लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? तो मैं बोला, मेरे पास वो तस्वीरें भी हैं जो तुमने नवाज़ को भेजी थी। पहले खुद को साफ करो, फिर ही कुछ कहना हमें। वो रोते हुए घर दौड़ गई। तो हुमा बोली, क्या ज़रूरत थी उसे मारने की? हम उसे प्यार से समझा भी तो सकते थे। हम घर वापस आ गए और हुमा नाश्ते के बाद रूम की सफाई करने लगी। तभी मम्मा बोली, हुमा, अरे हुमा कहाँ हो? हुमा, देखो ज़रा कौन आया है। मम्मा ने उसे बुलाते हुए कहा तो वो बोली, बस मम्मा 1 मिनट में आई। वो अपने कमरे में किताबों के रैक में रखी किताबों की तरतीब सही कर रही थी जब अम्मी की तेज़ पुकार फिर आई। तो हुमा ने लड़खड़ाते हुए कहा, जी मम्मा। जी अम्मी की लंबी बांक लगाई, फिर बात झाड़ती हुई तेज़ी से लाउंज में आई और फिर उसकी स्पीड को बेख्तियार ब्रेक लगे थे।
क्योंकि सामने ही सोफे पे नोमान उर्फ नोमी टांग पर टांग रखे बुराजमान था। जी, आप कब आए? वो बौखलाए हुए लहजे में बोली। सलाम दुआ के बाद उसने एक सरसरी सी नज़र उस पे डालकर वो फिर से अम्मी की जानिब मुतवज्जा हो गया। आंटी, आजकल तो सब कुछ रेडीमेड है, बस जेब में पैसा होना चाहिए। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन अलग घर लिया है, सामान की कुछ तैयारी भी तो होती है। अम्मी ने तफक्कुर आमेज़ अंदाज में कहा था। आंटी, मुझे तो मुस्तकिलन अलग ही रहना है और मेरा इरादा है कि हुमा को भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। तो अब दूसरे शहरों में सामान उठाए उठाए फिरना तो मुमकिन नहीं होता। नौमान ने लापरवाही से जवाबन कहा। हुमा अब किचन में चली आई और चूल्हे पे चाय का पानी चढ़ाया। शायद वो अपने पिया के लिए चाय बनाने लगी। तब सदफ किचन में दाखिल हुई और बोली, बीबी जी, कंगन तो। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। तब बीमा बोली, तुझे कंगन मिल जाएंगे मेरी बानो, परेशान मत हो। बाबर ममान मौमी भाई से बोली, वो तो तुम्हारी बात ठीक है बेटा, मगर बेटी को खाली हाथ भी तो रुखसत नहीं किया जा सकता। कम ऑन आंटी, मैं इन फरसूदा रिवायात को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसूलन तो निकाह के बाद अब मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा उसको जो भी चाहिए होगा वो मैं खुद दिलवा दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बस हुमा को बुलवा दें ताकि हम निकलें फिर। नोमी की ये बात बीमा तक उसकी आवाज़ वाज़े तौर पर पहुंच रही थी। वो किचन के दरवाजे पे नमूदार हुई। बीमा, आजा बेटा, कपड़े बदल ले और नौमान के साथ शॉपिंग पे जाना है तूने। अम्मी की हिदायत पे उसके अंदर गुस्से का उबाल सा उठा था। मैं? उसने एतराज़ उठाना चाहा, मगर अम्मी की घूरी पे मुड़कर किचन में आई और चूल्हा बंद करके वापस अपने कमरे में चली आई। कपड़े तब्दील करके बालों को जूड़े में लपेटा और स्याह चादर ओढ़कर लाउंज में निकल आई। मैंने उसे रोकना चाहा, मगर वो हाथ छुड़ाकर चली गई। नौमान भी उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ। अच्छा आंटी, फिर वापसी शाम तक होगी, क्योंकि रास्ते से हमें मम्मी और समीरा को पिक करना है और मम्मी का इरादा है कि आज सारी इम्पॉर्टेंट शॉपिंग कर लें, इसलिए देर हो गई तो परेशान मत होइएगा। नोमी ने अम्मी को इत्मीनान दिलवाने के अंदाज में कहा था। हुमा दिल ही दिल में जलकर राख हो रही थी। ठीक है बेटा, जीते रहो। अम्मी ने पुरशफ़क़त अंदाज में उसके सर पे हाथ फेरा था। नोमी भाई ने मुझसे सलाम दुआ लिया और फिर वो दोनों आगे पीछे चलते हुए घर से बाहर निकल आए। ऐसी सोगवार शक्ल क्यों बना रखी है? गाड़ी सड़क पे फराटे भर रही थी जब नौमान ने हुमा को मुखातिब किया था। हुमा तो कुछ ना बोली, बस अपनी उंगलियां मरोसती रहीं। इन बेचारी उंगलियों पे रहम करो, अभी तुम्हारी काफ़ी लाइफ बाकी है। वो हल्का सा हंसा था। हुमा ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। उसके दिल का ज़ख्म बहुत हद तक मुंदमिल हो चुका था, जो जुदाई में लगा था। ऐसे क्यों घूर रही हो? माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन तुम्हारा तो शौहर हूँ। तुमने तो सारी उम्र मुझे ही देखना है। उसके होंठों पे हुमा को चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट थी। हुमा गर्दन मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी। हुमा, हुमा जी, चुप का रोज़ा रखकर आई हो क्या? नोमी ने फिर उसे छेड़ा। वो तब भी कुछ ना बोली। मर्जी तुम्हारी बहनी ना बोलो, मैं म्यूज़िक से दिल बहला लूँगा। नौमान में लापरवाही से कहकर सॉन्ग प्लेयर ऑन कर दिया। साहिर अली बगा की फ्रेश सी आवाज़ गाड़ी में गूंजने लगी। साकू ढोल मनावण आए, भावे सर्दी बाजी लग जावे। नौमान ने वॉल्यूम तेज़ कर दिया। गाड़ी जैसे वाइब्रेट करने लगी थी। हुमा ने गहरी सांस भरी। मुठरे बोल जे बोल दवें,
ते सोणिए तेरा जानदा किए। भूमा को देखते हुए नौमान अब गाने के बोल साथ साथ दोहराने लगा था। उसकी फ्रेश और शौक सी आवाज़ अच्छी खासी सुरीली थी। हुमा का दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगा। वो इतने देर बाद अपने पिया के रूबरू होने पर थोड़ी नर्वस थी। नौमान की आवाज़ गुलकार की आवाज़ से हमाहंग हो रही थी। ये सब क्या हो रहा है? हमा की हथेलियों में पसीना उतरने लगा। आसान नहीं आजमाना है, चल नहीं आजमाना है, भावें सर्दी बाजी लग जावे। आयमा बेग की प्यारी सी आवाज़ और सराइकी के मीठे मीठे बोल अजीब सा फुसूं कायम कर रहे थे। हमा ने घबराकर वॉल्यूम कम कर दिया। क्या हुआ है? नौमान ने पूछा। जनाब, मेरा बहरी होने का कोई इरादा नहीं है, वो चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करते हुए बोली। दिल बहरा नहीं होना चाहिए बंदे का, कानों के बहरे होने से कुछ नहीं होता। उसका लहजा तंजिया था। हमा गर्दन मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी तो नोमी ने हाथ बढ़ाकर वॉल्यूम बढ़ा दिया। तैनू सोनिया मेरी सौएं, मेरे नाल दगा नहीं करना। मुगनिया की आवाज़ गाड़ी में गूंजी थी। हमा की पलकों पे नमी उतरने लगी। शाला यार नसीब न होवे, जिन्हें प्यार वफा नहीं करना। अब नोमी की आवाज़ गुलकार से बुलंद होकर हमा की समातों में उतर रही थी। उसके दिल पे मोहब्बत आंसू बनकर गिरने लगी। नौमान ने हाथ बढ़ाकर कैसेट प्लेयर ऑफ कर दिया, मगर बकिया का तमाम रास्ता उसके लबों पर यही बोल रहे थे। वो दोनों शहर की तरफ रवाना हो गए। रात को ढोलक बज रही थी क्योंकि आज हैदर भाई की मेहंदी थी। मोहल्ले की सब लड़कियां आई थीं। लड़कियों की सहूलत के लिए ढोलक कालीन पर ही रखी गई थी। सब लड़कियां दायरे में बैठे हुए गीत गा रही थीं। ज़ेब भी गा रही थी। ओ मेहंदी ता सजदिए जे नचे मुंडे दी बल्ले बल्ले, शावा शावा। वो अपनी माँ को बाजू से पकड़कर ठुमका लगाने पर मजबूर कर रही थी। हैदर बहुत खुश था। लड़कों के लिए घर के बाहर टेंट लगाया गया था ताकि वहाँ एंजॉय किया जा सके। मैं, गुलबाज और चाचा गामा पहलवान स्टेज पर हैदर के साथ बैठे थे। गुलबाज बोला, हैदर से कि तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुझे पसंद की बीवी मिली है। तो हैदर मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ यार ये सब किस्मत का खेल है। मैंने चाचा गामे से कहा, चचा तेरी रज्जो नहीं आई मेहंदी ते? तो सारे दोस्त हंसने लगे और चाचा गामा खिसियाना होकर बोला, पुत्र रज्जो हुड़ करो बाहर जरा कटी निकल दिए। गुलबाज बोला, ऐसे ना बोलो चाचा, भला रज्जो के बगैर कैसी रौनके, बेचारी। इतने में रज्जो और उसकी माँ नमूदार हुई तो गुलबाज बोला, ले फिर चाचा, तेरी रज्जो ने घर से बाहर पैर पा लिया जे। एक बार फिर सारे दोस्त मुस्कुराने लगे। चचा, अपनी बीवी बना ले इस गरीब नुई। ऐ में रोज रोज दीवारें फलांगते हुए बंदा अच्छा नहीं लगता। मैंने चाचा गामे से कहा तो वो बोला, नवाब पुत्र, मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ, अब शादी करते भला अच्छा लगूंगा। इतने में ढोल वाला आ गया तो हम सारे दोस्त ढोल की थाप पर रक्स करने लगे। ढोल पर साहिर ने गाया सराइकी का मशहूर सॉन्ग, दिल कित्थे खड़ाया ई ढोलना। हम सारे गोल दायरे में छम्मी डाल रहे थे। तभी एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और बोला, भाई इमरान, तहानू परेशे बुला रहिए। मैं जल्दी से अंदर गया तो परेशे लड़कियों की गैदरिंग से अलग होते हुए मेरे पास आई
और बोली, वो ना मम्मा दी लत सूंघ गई है, सानू घर छड्डा। मैं बोला, मम्मा को अकेली को छोड़ आता हूँ, तुम इधर भी रहो। तो वो बोली, नहीं मम्मा ने नहीं मानना, और वैसे भी मैं थक गई हूँ यार, वरना आपका हुक्म सर माथे पर। मैंने हैदर से बाइक ली और दोनों माँ बेटी को उनके घर उतार दिया। रास्ते में आंटी बल्कीस बोली, ले भई नवाबजादे, ए हैदर रह गया सी, कल इसकी भी शादी हो जानी है। तो मैं बोला, बस मासी जब किस्मत होगी अपना भी हो जाएगा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। तो मासी बोली, पुत्र शादी के लिए लड़की तो देखी होगी ना तुमने। तो मैं बोला, जी मासी जी, देखी है लड़की, माँ बाप की अकलौती बेटी है, लड़की भी राजी है और उसकी माँ भी, पर लड़की का बाप नहीं मान रहा। तो मासी बल्कीस बोली, बेटा अब तुझ में भला क्या कमी है, कौन है जो तुझे इनकार करे, तेरी मासी उस बंदे नाल आप गल करेगी। मासी ने बड़े ही दिलेराना लहजे में बोला। तो मैं बोला, मासी ओ बंदा कोई और नहीं तहाड़ा शौहर है। जमाली अंकल का नाम सुनते ही मासी ठंडी पड़ गई और परेशे जल्दी से मोटरसाइकिल से उतरकर घर चली गई। मासी बल्कीस मेरी तरफ बड़े गौर से देखते हुए बोली, पुत्र भला ऐसे कैसे हो सकता है, आप लोग जो कहें और हम लोग वही कर लें, लाजमी है तुमने परेशे ही करना है। तो मैं बोला, मासी आप लोग भी तो जिद करी बैठे हो, परेशे बाहर भी तो आपने इसी लच्छे और लफंगे से बेहानी है, क्यों न मेरे साथ इसकी शादी करवा दें ताकि वो सुखी रहे। मासी ने बटर बटर मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, पुत्र ये काम इतना आसान नहीं है, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। मैं बोला, उस दिन जब फरहान परेशे को उठाने लगा था तब आपने लोगों को क्या मुंह दिखाना था, लोग भी ना बात करते वक्त हद ही कर देते हैं।